हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देखते हैं यूपी टीजीटी हिंदी में 2021 में जो है हिंदी के जो प्रश्न वो किस तरह से पूछे गए हैं और इन्हीं जो है प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो टीजीटी हिंदी में होता है, यूपी टीजीटी हिंदी में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, 125 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ जो है कि 25 प्रश्नों को ही देखेंगे और उसकी व्याख्या सहित उत्तर को भी जानेंगे। और ये जब हम पुराने प्रश्न पत्रों को कर लेंगे तो जो है आगामी परीक्षा यानी कि जो टीजीटी हिंदी की जो परीक्षा होने वाली है, तो इससे अनुमान लग जाएगा कि प्रश्न जो है किस तरह से पूछे जाएंगे। तो समय ज़्यादा न लगाते हुए जो है कि हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि इसमें विलोम यानी कुछ व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न है कि विलोम की दृष्टि से कौन सा असंगत युग्म है, यानी गलत बताना है, असंगत। तो अज्ञ, विज्ञ, अद्यतन, पुरातन, अजय, विजय, अर्वाचीन, प्राचीन। तो इसका सबसे पहले हम राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर यानी पहले का जो राइट आंसर है वो डी होगा। डी मतलब अर्वाचीन का प्राचीन नहीं होगा, यानी जो यही क्या है इसमें असंगत है। बाकी जो अज्ञ का विज्ञ होता है विलोम शब्द, अद्यतम का पुरातन होता है, अजय का विजय होता है, किंतु अर्वाचीन का तो अर्वाचीन नवीन एक ही बात होता है। तो यहाँ अर्वाचीन का अगर विलोम शब्द देखा जाएगा तो प्राचीन होगा। तो इसलिए गलत पूछा है। तो इसमें पहला वाला मतलब पहले का जो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द यानी एकार्थी शब्द पूछा है कि लौट कर आया के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा, आगत, विगत, तथागत, प्रत्यागत। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो दूसरा का भी डी होगा, यानी कि प्रत्यागत। जो लौट कर आया हुआ उसके लिए एक शब्द होगा प्रत्यागत। तो हम देख लेते हैं आगत का मतलब क्या होता है, जो आया हुआ है उसे क्या कहते हैं, आगत। विगत का अर्थ होता है जो बीत गया है, यानी जो बीत चुका है उसको हम विगत कहते हैं। और तथागत मतलब क्या होता है, जो जैसे चल रहा है। तथागत मतलब जो जैसा चल रहा है उसको तथागत कहते हैं। किंतु प्रत्यागत का मतलब होता है कि लौट कर आया हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कुलंकषा किसका पर्यायवाची है। कुलंकषा जो है किसका पर्यायवाची है। तो हम देखते हैं कि जो कुलंकषा है वह नदी का पर्यायवाची है। तो नदी किसमें है, तो ऑप्शन बी में इसका सही उत्तर होगा। कुलंकषा का जो पर्यायवाची क्या होगा, नदी। नदी को हम कुलंकषा भी कहते हैं। और नदी का अन्य भी पर्यायवाची है, जैसे कुलंकषा के अतिरिक्त जो है कि हम सरिता भी बोल सकते हैं। नदी को अपगा, तटनी और तरंगिणी भी कहते हैं। तो इस तरह से नदी के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न की वीणा पाड़ी में कौन सा समास है। तो वीणा पाड़ी यानी इसके हाथ में वीणा से क्या कहेंगे, सरस्वती। तो इसमें किसी तीसरे पद की बात हो रही है, मतलब बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की। यह जो पंक्ति के रचयिता कौन है, यानी जो ये कथन ये पंक्ति है इसके लिखने वाले कौन है, रचयिता का नाम पूछ रहा है, किसके रचयिता कौन है। तो क्या है, शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा पांचवे का, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी वाला होगा, यानी कि यह कौन लिखने वाला है, तो रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जो है वो एक आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, एक मार्क्सवाद के रूप में भी, आलोचक के रूप में भी जो है रामविलास शर्मा जाने जाते हैं। तो यह जो कथन है, यह जो पंक्ति है रामविलास शर्मा का है, और मतलब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से जो पूछ रहा है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द पूछ रहा है कौन सा इसमें है। तो इसका जो राइट आंसर देखते हैं छठा का, वह सी वाला सही है, यानी अभ्यांतरिक। इसमें यही क्या है, शुद्ध शब्द। बाकी जो है ए और बी जो है डी, ये अशुद्ध रूप से लिखा गया। शुद्ध रूप से क्या है, तो आभ्यंतरिक होता है। अभ्यंतरिक मतलब होता है अंदर से। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हम तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इस पंक्तियों के सृजेता कौन है, यानी कि इसको लिखने वाले, ये जो पंक्ति है ये कविता है, ये इसको लिखने वाले कौन है, कौन से कवि हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सातवें का, तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। बी मतलब कौन, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो इसको लिखने वाले कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। उन्होंने जो है इस कविता को लिखा। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो है वो एक प्रयोगवादी और तार सप्तक के रूप में भी जाने जाते हैं, यानी कि इन्होंने जो है तार सप्तक के में भी कार्य किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक का नाम पूछा है। कौन है पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक का नाम। तो आठवें का इसका राइट ऑप्शन देखते हैं, तो वादी राज है। कौन से ऑप्शन, तो इसमें वादी राज है जो पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो पेपर का लेवल क्या हो रहा है उससे प्रश्न क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो आगामी परीक्षा होगा 2024 से 25 में जो एग्जाम होने वाला यूपी टीजीटी हिंदी का, तो इससे प्रश्न के लेवल और बढ़ने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी प्रजा में नहीं थी, न भोपाल में थी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस अलंकार के उदाहरण, यानी ये अलंकार पूछ रहा है, ये पंक्तियाँ जो अलंकार के बारे में पूछा है कि तो यह किस अलंकार का उदाहरण, अथर्न्यास का, परिसंख्या का, विभावना का, या फिर अप्रुति अलंकार का। तो ये कुछ अलंकार के बारे में पूछा है, कुछ डिफिकल्ट अलंकार है। तो इसका जो नौवें का जो सही आंसर होगा, यानी नौवें का जो सही उत्तर है वो क्या होगा, बी वाला सही होगा, यानी ये परिसंख्या अलंकार है। परिसंख्या ये कौन सा अलंकार है, तो परिसंख्या अलंकार है। जहाँ वक्रता सर्प के चाल थी प्रजा में नहीं थी, न भोपाल में थी। ये जो अलंकार है किसका उदाहरण है, तो परिसंख्या का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवें के बाद 10वां प्रश्न देखते हैं कि जहाँ राधा आनंद उदित निशिबासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद, कहाँ बापुरो चंद। अब ये भी अलंकार पूछा है, ये दिया गया पंक्ति, इसमें पूछा कौन सा अलंकार होगा। तो 10वां का जो सही ऑप्शन है वह बी वाला होगा, यानी कि यह प्रतीप अलंकार है।
कि कौन सा अलंकार है, तो प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार जो होता है, प्रतीप का मतलब होता है उल्टा या फिर बोल सकते हैं विपरीत, यानी कि ये जो प्रतीप अलंकार होता है ये उपमा अलंकार का, जो उपमा अलंकार होता है इसका उल्टा होता है, यानी अपोजिट होता है। तो ये चीज़ जानते रहिए, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपमा अलंकार का जो विपरीत अलंकार कौन सा होता है, तो प्रतीप अलंकार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 11वां प्रश्न है कि उटपटांग शब्द में समास पूछा, कौन सा समास हो सकता है। उटपटांग, तो 11वें का जो सही ऑप्शन होगा वह डी वाला होगा। उटपटांग का जो सही ऑप्शन है कौन सा है, डी, तत्पुरुष, जो कि तत्पुरुष समास होगा, अलुक तत्पुरुष समास होगा। आगे देखते हैं कि गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा है। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी वाला। डी वाला मतलब गुरु, गुरु जमा ए, ये जो है संस्कृत के भी संधि विच्छेद पूछे जाते हैं, तो गुरु जमा ए यानी कि अयादि संधि होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद के बजाय किसी अन्य की बात होती है उसे क्या कहते हैं, तो ये बहुत ईजी प्रश्न है, तो ये बहुब्रीहि समास इसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कलचुरी राजवंश के साथ नायिकाओं के नक्सिक वर्णन किस संबंधित ग्रंथ, यानी 7 नायिकाओं का नक्सिक जो ग्रंथ लिखा है कौन सा ग्रंथ है, तो जो 14वें का राइट ऑप्शन है वह बी वाला है, यानी कि राउर बेली करके है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ज्ञानचंद द्वारा जो कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है, तो ज्ञानचंद द्वारा लिखा गया कथा शेष यह शीर्षक किसके जीवन पर आधारित है, तो 15वें का जो राइट ऑप्शन है वह बी वाला होगा, यानी कि अमृतलाल नागर जी का है। किसका है कथा शेष शीर्षक, तो अमृतलाल नागर का है। तो इसको लिखने वाले हैं अमृतलाल, यानी इन्हीं के संबंध के बारे में लिखा गया है, इन्हीं के जीवन के बारे में लिखा गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण जो है प्रस्तुत किसने, यानी जो परिभाषा कोटेशन दिया गया है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है, तो यह काव्य लक्षण लिखने वाले, इसको प्रस्तुत करने वाले कौन है, तो इसका जो सही ऑप्शन है 16वें का जो सही ऑप्शन है वो सी है, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो अंतःकरण की वृत्तियों के बारे में बात करते हैं। तो ये लिखने वाले कौन है, बताने वाले कौन है, ये काव्य लक्षण किसने बताया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। तो यह कथन जो स्टेटमेंट किसके प्रति है, यानी किसके लिए यह जो कथन बोला गया है, तो 17वां का जो राइट ऑप्शन है वह बी वाला है, यह चंद्रधर शर्मा के बारे में यह कथन बोला गया है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं 17 के बाद है 18वां प्रश्न है कि बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार पूछा कि कौन सा अलंकार होगा, इसका राइट ऑप्शन देखते हैं 18वें का, तो ए वाला होगा, यानी कि यह रूपक अलंकार, यानी उसका रूप दे दिया गया है कि जो अंबर पनघट डुबो रही तारा, यानी जो अंबर पनघट है वो तारा घट की तरह उसका रूप दे दिया गया है। जब एक दूसरे का रूप दे देते हैं तो वह रूपक अलंकार होता है, यानी कि भेद रहित आरोप लगा दिया जाता है, तो यह रूपक अलंकार हो जाएगा। और ये रूपक अलंकार किसका भेद प्रकार है, तो अर्थालंकार का है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गणनावाचक शब्द में अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो इसको हम जब संस्कृत के जो हम सॉल्व पेपर देख रहे थे 2021 में, तो ये प्रश्न पूछा गया था कि जो अयुतम है किसके लिए प्रयोग किया गया, 10 लाख, 1 लाख, 5,000 या 10,000, तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, यानी 10,000 अयुतम के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मर गया दीपनाथ चर्चित कहानी के लेखक का क्या नाम है, तो 20वें का आंसर सही क्या होगा कि मर गया दीपनाथ, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह ए वाला होगा, यानी कि चंद्रकिशोर जायसवाल है। इस चर्चित कहानी के लेखक कौन है, मर गया दीपनाथ, तो इस कहानी के लेखक है चंद्रकिशोर जायसवाल। आगे देखते हैं कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये जो पंक्तियां हैं काव्य का कौन सा इसमें गुण पूछ रहा है, काव्य गुण होता है तो इसमें कौन सा गुण मौजूद है, यानी ये जो कविता की पंक्तियां देखिए इसमें कौन सा गुण मौजूद है, माधुरी का, ओज का, प्रसाद का, तो इसमें हम देख रहे हैं तो 21 का जो राइट ऑप्शन होगा वह बी, यानी वीर रस के बारे में बात, यानी वीरता वाली जो है ये कविता बताई जा रही है, यानी जो कविता प्रस्तुत की है ये वीर के अंतर्गत की, यानी वीर मतलब उत्साह के अंतर्गत ये कविताएं लिखी गई, तो इसमें वीर, जहाँ वीर रस होता है उसके जो गुण होते हैं वो ओज होते हैं, बाकी इसमें माधुरी प्रसाद इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन बी, यानी कि ओज गुण होगा। आगे देखते हैं 22वां प्रश्न के निम्नलिखित में कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा जी का नहीं है, तो नहीं पूछा है, तो इसका 22 का जो राइट ऑप्शन है वो डी वाला होगा, यानी कि इसमें जो अपराजिता, इसका राइट ऑप्शन डी होगा, यानी कि अपराजिता जो है नरेंद्र शर्मा जी का नहीं है, बाकी कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी गीत ये सभी जो है काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा जी का है, तो इसमें अपराजिता किस नहीं है, तो नरेंद्र शर्मा जी का यह नहीं है। तो ये भी पूछा जा सकता है, अपराजिता शायद अन्य एग्जाम में पूछा जा सकता है या अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अपराजिता नामक ये ग्रंथ जो है, ये जो रचनाएं हैं वह किसका है, तो ये रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का यह जो है काव्य रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बैलगाड़ी में समास पूछा कि बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा, बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा, तो 23वें का जो सही ऑप्शन है वह डी होगा, यानी कि तत्पुरुष समास होगा। कौन समास होगा, तत्पुरुष, यानी बैल के लिए जो गाड़ी होता है वह तत्पुरुष समास होगा, यानी इसमें कारक शब्दों को, कारक का प्रभाव पड़ता है, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 24वां प्रश्न है कि प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया कौन सा उपन्यास है, तो किस आधार पर लिखा गया, तो प्रेम कहानी पर उठने जो सामाजिक अवरोध होते हैं वो कौन सा उपन्यास है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 24वां का राइट ऑप्शन ए
वाला होगा, ए वाला मतलब नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। तो ये जो किस पे आधारित लिखा है, तो प्रेम कहानी पर जो सामाजिक अवरोधों के बारे में लिखा गया, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहनी के बारे में लिखा गया। बाकी जो जुलूस है यह फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, और ये किस पे लिखा गया, इसकी जो विषय वस्तु यानी जो इसका विषय वो क्या है, तो जुलूस का, इसमें जो पाकिस्तान से जो आए में जो शरणार्थी होते हैं तो उसके बारे में लिखा गया जुलूस में। और खुदा सही सलामत, ये रविंद्र कालिया जी का है। तो ये किसके बारे में लिखा गया है, तो जो नारी शोषण का चित्रण किया गया है, तो वो खुदा सही सलामत का इसका विषय वस्तु है। मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा जी का है। तो इसमें जो है किस तरह की विषय वस्तु, किस विषय के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पर जो अभिनय कला होता है और उसमें जो गहरे पीड़ा बोध होती है वो अभिनय कला के अंतर्गत जो है इससे संबंधित यह जो है लिखा गया है पृष्ठभूमि। अगला देखते हैं 25वां प्रश्न है, और ये 25वां प्रश्न हम यहीं तक रखते हैं, तो ये अंतिम प्रश्न होगा। अब देखते हैं कि विनय और सोफिया यह किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं। तो ये कुछ नाम के पात्र दिए गए हैं, तो बताना है कि विनय और सोफिया जो उपन्यास के पात्र हैं। सबसे पहले ये उपन्यास से ही विधा से लिया गया है। तो विनय और सोफिया जो है किसके पात्र हैं, सेवा सदन के, रंगभूमि के, कर्मभूमि के, या फिर कायाकल्प की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 25वें का वह बी होगा, यानी कि रंगभूमि का है। और ये रंगभूमि किसका है, तो प्रेमचंद जी का। किसका है, तो प्रेमचंद जी का है। ये किसका है, तो प्रेमचंद जी का है रंगभूमि। तो रंगभूमि प्रेमचंद का। इसके अलावा जो अन्य लोग भी हैं पात्र, जैसे कि ये हैं विनय हैं, सोफिया हैं, इसके अलावा जो है महेंद्र कुमार हैं और मिठुआ हैं, ताहिर अली, अन्य लोग भी हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो है विनय और सोफिया हैं रंगभूमि में। सेवा सदन में ये किसका है, तो यह भी जो है प्रेमचंद जी का यह जो है उपन्यास है सेवा सदन। तो इसमें कुछ जैसे कि पात्र हैं, जैसे गजाधर हैं, परम सिंह है, और कर्मभूमि भी जो है यह भी प्रेमचंद जी का है। तो प्रेमचंद का भी ये कर्मभूमि, इसमें जो है अमरकांत है, मैना है, सुखदा जो इत्यादि पात्र हैं। कायाकल्प जो है इसमें भी बहुत सारे मुख्य पात्र हैं, जैसे यशोदानंदन इत्यादि हैं। तो इसमें विनय और सोफिया के बारे में विशेष रूप से पूछा जा रहा है, तो रंगभूमि होगा। तो चलिए अभी के लिए इतना। आज हमने कुल जो है यूपी टीएसटी हिंदी 2021 में जो है कुछ 25 प्रश्नों को हमने देखा है, और भी इसके जो आगे का प्रश्न होगा हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।